Hello student, today we are starting second question, that is a practical aspect on profit prior to incorporation. As you can see, we have one question, that is question number 2. In that, what they are given, Vasant Limited was incorporated on 1st August 2010 to take over the running business of Messrs. Ankush Brothers, a partnership firm with effect from 1st April 2010. तो 1st April 2000 ओपनिंग डेट हो गया. 1st August 2010 is incorporation date. Company received the certificate of commencement of its business on 1st October 2010. जैसे बोला था कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज इररिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, तो इसलिए उस डेट को हम लोग इग्नोर करेंगे. द फॉलोइंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट वाज प्रिपेयर फॉर द एंडेड 31st March 2011. ग्रॉस प्रॉफिट है, शेयर ट्रांसफ़र फीस दिया हुआ है, ऑफिस एक्सपेंस, पार्टनर सैलरीज, सेलिंग एक्सपेंस, डायरेक्टर फीस, डिबेंचर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, बैंक चार्जेस, प्रीमियम एक्सपेंस और नेट प्रॉफिट क्रेडिट डाउन. एडिशनल इंफॉर्मेशन, सेल्स अरोज evenly up to the date of certificate of commencement of business. Thereafter, they recorded increase of 2/3 of average monthly sales. Prepare profit and loss account for the ended 31st March 2011 in columnar form showing the profit and loss during the pre and the post incorporation period. तो यहाँ पे मैंने टाइम बचाने के लिए रूलिंग करके रखा हुआ है. द नेम ऑफ द कंपनी इज मेसर्स वसंत लिमिटेड. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द एंडेड 31st March 2011. Particular spaces pre incorporation period, post incorporation. Particular spaces pre and post incorporation period. तो इसमें ग्रॉस प्रॉफिट इज़ ऑलरेडी गिवन. तो फर्स्ट स्टेप जो हम लोग ने डिसाइड किया हुआ है कि प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट एंड फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट, वो करने की ज़रूरत नहीं है. सेकंड स्टेप होता है कि कैलकुलेट द टाइम रेशो एंड द सेल्स रेशो. तो वर्किंग नोट में आ गया, फर्स्ट वर्किंग नोट है टाइम रेशो. ठीक है. अब टाइम रेशो के अंदर जैसे बताया कि एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, स्लिपिंग लाइन. उसके अंदर 3 एरो बनाएंगे. फर्स्ट एरो में लिखेंगे ओपनिंग डेट, इनकॉर्पोरेशन डेट एंड द ईयर एंडेड डेट. ठीक है. तो 1st अप्रैल, जैसे मैं बताया था कि 1st अप्रैल 2010 is the opening date. It was incorporated on 1st August 2010 and year ended is 31st March 2011. तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1 2 3 4 मंथ्स क्या हो गया आपके, प्री के हो गए. ये प्री पीरियड हो गया. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 2 3 4 5 6 7 8. ये जो 8 मंथ्स हो गए वो आपके हो गए पोस्ट के. तो टाइम रेशो हो गया 4:8, 1:2. अब सेकंड है सेल्स रेशो. यहाँ पे लिखा है सेल्स अरोज इवनली अप टू द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस. देयर आफ्टर दे रिकॉर्डेड एन इंक्रीज ऑफ 2/3 ऑफ द एवरेज मंथली सेल्स. तो इस सब में सेल्स रेशो थोड़ा सा हमको ध्यान से निकालना पड़ेगा. सबसे पहले हम लोग पूरा 12 मंथ्स लिख लेंगे यहाँ पर. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई? 1 अगस्त को, तो ये 1 अगस्त और जुलाई के बीच में हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे कि ये जो 4 मंथ से प्री का है और ये 8 मंथ्स जो है पोस्ट का है। हमेशा अकॉर्डिंग टू टाइम रेशियो वी हैव टू बाइफरकेट द 12 मंथ्स, ये याद रखना। इस सम में हमको डेट दिया है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट 1 अक्टूबर का, यहाँ पे डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दिया हुआ है, बराबर। हालांकि टाइम पीरियड के लिए प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के लिए इरेलीवेंट है। सेल्स अरोज इवनली अप टू द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो हमने क्या किया, लेट सेल्स बी एक्स, तो एरोज इवनली, तो एक्स 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 अप टू द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। मतलब 1 अक्टूबर के पहले तक सब सेल्स इवनली, इसलिए मैंने उसको एरोज इवनली के हिसाब से मैंने एक्स एक्स ले लिया। देयर आफ्टर इट इज़ इंक्रीज बाय 2/3, 2/3 से इंक्रीज हुआ है। अगर आपका ये x 2/3 से इंक्रीज हुआ तो x प्लस 2x अपॉन 3, 2/3 से इंक्रीज हो गया ये फिगर। तो 3x प्लस 2x डिवाइड बाय 3, तो ये हो गया 5x अपॉन 3। तो यहाँ से आपका 5x अपॉन 3, 5x अपॉन 3, 5x अपॉन 3, 5x अपॉन 3, 5x अपॉन 3 ये हो गया। अब इनको हम क्या करेंगे, प्री को ऐड कर लेंगे, 1 2 3 4, तो ये 4x हो गया। उसी तरह से इस पीरियड को हम लोग ऐड कर लेंगे। तो जब हम लोग इस पीरियड को ऐड करेंगे तो x प्लस एक्स प्लस 5x अपॉन 3 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 प्लस 5x अपॉन 3, इस तरह से आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 कट हो जाएगा, तो क्या बचा 5x प्लस 5x प्लस 5x प्लस 5x प्लस 5x प्लस 5x होल डिवाइड बाय 3। यहाँ तो ऑलरेडी हमको आ गया है 4x। अब ये 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 5 तो 30, 33 और ये 3 36 x अपॉन 3 है, तो एक कट करके हो गया 12x। अब हमारा आ गया प्रॉपर रेशो 4x इज टू 12x, तो x कट हो गया, 4 के टेबल में 1 और ये 3, तो सेल्स रेशो हो गया 1:3। तो इस तरह से हमारे पास टाइम रेशो आ गया है 1:2 और सेल्स रेशो आ गया है 1:3। ठीक है, अब हम लोग सम को चालू कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहला ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, जैसा आप लोगों को पता है ये सेल्स रेशो में डिवाइड होगा, तो 1,60,000 डिवाइड बाय सेल्स रेशो 1:3 है, तो डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 40,000 है इंटू 3, 1,20,000। ठीक है, उसके बाद में बाय शेयर ट्रांसफ़र फीस,
दिस इज़ अ स्पेसिफिक है, शेयर ट्रांसफ़र फीस हमेशा पोस्ट में जाता है, तो 2000। टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस फिक्स इन नेचर होता है, तो टाइम रेशो, तो 71,400 डिवाइड बाय 3, तो 23,800 इंटू 2, 47,600। इसके बाद है टू पार्टनर्स सैलरी। एज वी नो पार्टनर्स खाली प्री में होते हैं, पोस्ट में नहीं होते हैं, तो पार्टनर्स सैलरी है 16,100। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस सेल्स रेशो, 24,800 डिवाइड बाय 4, 6,200 into 3, 18,600। टू डायरेक्टर्स फीस, डायरेक्टर फीस जाएगा आपका पोस्ट में, डायरेक्टर्स पोस्ट में ही कंसीडर होते हैं, प्री में नहीं होते हैं। टू डिबेंचर इंटरेस्ट, a company can issue the debenture only after the incorporation, that's why debenture interest will go in the post period, 3,200। to interest on capital, जैसे बताया कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स ओनली प्री में होते हैं, तो प्री में जाएगा 3,600। देन टू बैंक चार्जेस, दिस इज टाइम रेशो, 900 डिवाइड बाय 3, 300 and the 600। टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, पोस्ट में जाएगा 2,000। देन बस इतना पोस्टिंग हो गया। अब इस तरह से हमने सब कुछ ट्रांसफ़र कर दिया, टोटल मारेंगे। पहला प्री में देखेंगे, ए साइड 40,000 है, ए साइड है वो 23 और 16 39 और 45, मतलब ए साइड ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, डेबिट इज़ मोर देन क्रेडिट। $50,000 है ये, तो 50,000 हमने लिख दिया। तो बाय गुडविल, इफ द डेबिट ऑफ प्री इज मोर देन द क्रेडिट ऑफ प्री, तो बैलेंस फिगर विल गो टू द goodwill account, 10,000। now here in this credit is more, 1,22,000, तो 1,22,000 में से डेबिट के सब एक्सपेंस माइनस कर देंगे, तो आ गया है 48,000, तो नेट प्रॉफिट क्रेडिट डाउन 48,000। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि आपका आंसर ए 10,000 आया और ए 48,000, तो एक लॉस है और एक प्रॉफिट है। अगर दोनों का डिफरेंस देखो तो 38,000 होता है, तो हमारे सम में भी ये 38,000 आया हुआ है। तो इस तरह से भी आप मैच कर सकते हो। तो ये हमारा सेकंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था। यहाँ पे याद से हमको एक नोट लिखना है, डेट ऑफ commencement of business is immaterial
for the purpose of dividing pre and post incorporation period. ओके, तो ये सम था हमारा। अब हम लोग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक पे आएंगे, लेकिन वो टॉपिक पे आने के पहले हम लोग थोड़ा सा एक कुछ बेसिक क्लियर कर लेंगे। दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन का एक छोटा सा टॉपिक है, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन। इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट टू वेंडर्स। ठीक है, तो ये टॉपिक पे हम लोग अभी नहीं डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लिप में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। हैव ए नाइस डे फ्रॉम द राकेश सर।